एक तो आप आईआईटी से हैं, हाँ राइट? तो हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। इंजीनियरिंग वाज बाय चॉइस? नहीं, उस टाइम ऐसे चॉइस वाला सिस्टम नहीं होता था। हाँ। फिर उसके बाद 5-6 साल कॉर्पोरेट में किया, उसके बाद मैंने अपनी कंपनी शुरू करी। तो कभी सोचा नहीं था कि हम ये सब करेंगे। कॉमेडी एज अ हॉबी शुरू किया था। कितना अर्निंग हो जाता है? शादीशुदा हाँ जी। आदमियों के तो आप स्पोक्स पर्सन हैं वैसे। आपके कोई फेवरेट कॉमेडियन? बहुत सारे हैं आज की डेट में तो। पहले एक फिक्स कर लो इनकम, हाँ और साथ में जो मर्जी कर। हाँ, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। कॉमेडी में आपका गुरु सिर्फ आपकी ऑडियंस है। राइट। तो यू हैव टू लिसन टू दी ऑडियंस कि वो किस चीज़ पे रिएक्ट कर रहे हैं। Welcome to Kapila Nagpal Career Stories. Today's episode is brought to you in association with BKRT230 and BQLC130. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान से जो मिडिल क्लास स्ट्रगल्स, एवरीडे लाइफ और शादीशुदा ज़िंदगी के ऊपर जोक्स बना के इतनी सिंप्लिसिटी से प्रेजेंट करते हैं कि हर कोई रिलेट कर पाए। मैं बात कर रही हूँ अमित टंडन की, जिनको हम जानते हैं द मैरिड गाय के नाम से। 1200 प्लस शोज, 12 कंट्रीज, और उन्होंने अपने कॉमेडी के टैलेंट से प्रूव कर दिया दैट ह्यूमर डज नॉट नीड एनी बाउंड्रीज। सो लेट्स डाइव इनटू द जर्नी ऑफ अमित टंडन। So welcome Amit ji to my show. It's really great to see you and especially I'm meeting a comedian for the first time. Okay. कॉमेडी में करियर भी बनाना बहुत मुश्किल रहा होगा, राइट? हाँ, मतलब कोई ऐसी मंशा भी नहीं थी कि करियर बनाना है। मैं तो मतलब एज अ हॉबी शुरू किया था। ओके। बट धीरे धीरे जब लगा कि हाँ इसमें करियर बन सकता है तो फिर मेहनत करनी शुरू करी। तो बट अब 14 साल हो गए हैं तो लगता है टाइम सेट होने में इसमें करियर में। तो एक तो आप आईआईटी से हैं, राइट? तो हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए क्योंकि आईआईटी वाले मतलब नहीं, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ से करी है, इंजीनियरिंग वहाँ से नहीं। हाँ जी। आईआईटी इज लाइक समथिंग रियली अ बिग थिंग टू क्रैक, राइट? तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद फिर बहुत लोगों से सुनते होंगे पंखे ठीक कर दे, कंप्यूटर ठीक कर दे। फिर उसके बाद इमीडिएटली आई थिंक 10 इयर्स आपने कॉर्पोरेट में भी टाइम दिया। सो वहाँ पे कुछ जमा नहीं या कुछ क्या ऐसा क्या मतलब हुआ? नहीं, मैं 5-6 साल कॉर्पोरेट में किया, उसके बाद मैंने अपनी कंपनी शुरू करी। तो दैट वाज आल्सो कॉर्पोरेट ओनली, राइट? एंड वी वर डूइंग वेरी वेल। वी हैड अराउंड 40 एम्प्लॉइज। ये तो कॉमेडी एज अ हॉबी शुरू किया था। बस ये था कि ये पसंद आने लग गया और काम ठीक ठाक अच्छा चल रहा था हमारा। इनफैक्ट 2017 तक मैंने कंपनी अपनी रन करी। फाइनली वी क्लोज द कंपनी जब मतलब इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा मेरा ट्रैवल बढ़ गया कॉमेडी के कारण। सो व्हेन माय अर्निंग्स फ्रॉम कॉमेडी इंक्रीज्ड देन माय कंपनी, देन वी स्टॉप्ड इट। कितना अर्निंग हो जाता है? No, I mean, let's talk about a ballpark figure. हम exact figures नहीं पूछेंगे। किसी को अगर बनाना हो करियर नहीं, कुछ बॉलपार्क फिगर ऐसे कहना बड़ा मुश्किल है। बट मतलब देखो, अलग अलग सबका अपना होता है। बट इट्स प्रिटी गुड। इट्स मतलब कंफर्टेबल नहीं कहूँगा, कंफर्टेबल से बेटर ही हो जाता है। राइट। आपके जितने भी जोक्स, जितने भी स्टोरीज होती हैं, दे आर बेस्ड ऑन शादीशुदा आदमियों के तो आप स्पोक्स पर्सन हैं वैसे। तो ये दर्द सिर्फ मर्द को क्यों है? ये आप बीवियों की तरफ से भी बोलते हैं कुछ या नहीं? क्योंकि मैं एक तो मतलब एज अ मैरिड मैन मैं अपनी साइड की स्टोरी सुनाता हूँ। तो ये सब सच्ची घटनाओं पे आधारित है? हाँ, ज्यादातर चीजें सच्ची घटनाओं पे आधारित हैं। और ऐसा आई एम श्योर दूसरी साइड से भी काफी चैलेंजेस रहते हैं। पर वो अगर कोई फीमेल कॉमेडियन है, कई हैं जो इस बारे में बात करती हैं, तो वो पक्ष वो रखती हैं, हम अपनी तरफ का पक्ष रखते हैं। तो घर में फिर क्या सीन रहता है? कभी कुछ लड़ाई होती है कि मेरे बारे में ऐसे बोल के आ गए? नहीं, उस बारे में नहीं होती, क्योंकि अब उसकी वजह से पैसे कमाए जा रहे हैं, तो इस कारण से उस बारे में लड़ाई नहीं होती। और बच्चों का क्या रिएक्शन रहता है? बच्चे दे आर नाउ वेरी प्राउड, दे आर हैप्पी, क्योंकि अब एक वो रिकग्निशन आ जाता है तो फर्क तो पड़ता ही है। पहले कभी कभी वो बोल देते थे कि हमारे बारे में आप ऐसे बोल रहे हो, बट कभी ऐसा कुछ सीरियसली नहीं कहा है। तो बीन वेरी सपोर्टिव। तो आपकी वाइफ क्या करती हैं? मेरी वाइफ अभी हाउसवाइफ ही हैं। पहले बिजनेस में वो मतलब जैसे हमारा फाइनेंस, एडमिन, वो सारा कुछ वो हैंडल करती थी।
फिर जब हम फुल टाइम या जैसे हम बॉम्बे मूव करें, हमने कंपनी क्लोज करी, तो उसके बाद चीज़ भी हैंडलिंग हो। राइट। एंड बच्चे लोग? बच्चे, बोथ माय किड्स आर स्टडीइंग आउट ऑफ इंडिया नाउ, बोथ ऑफ देम आर परस्यूइंग देयर ग्रेजुएशन। ओके। तो माय सन इज इन सिडनी एंड माय डॉटर इज इन यूके। इतने बड़े हो गए हैं? हाँ। ओके। सो वो आपके लिए कहना अच्छा नहीं लगेगा, आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता है। तो मेरे भी एक दो जोक्स बीच में आ गए। एक महान कॉमेडियन के आगे छोटा सा जोक। राइट। कभी ऐसा कोई मोमेंट रहा हो जहाँ पे थोड़े टफ ऑडियंस मिले हो कि कैसे हंसाऊं? हाँ, काफी बार होता है, काफी बार होता था। पहले ज्यादा होता था, अब थोड़ा पहले से कम हो गया है। बट हाँ, कई बार होता है कि टफ ऑडियंस होती है, तो फिर आप थोड़ा अपना पेस चेंज करेंगे। कई बार आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है, थोड़ा एड्रेस करना पड़ता है उसको। तो हर जगह का एक अलग होता है। कुछ जगह पे फिर फाइनली छोड़ भी देना पड़ता है। जैसे अगर आप कोई कॉर्पोरेट इवेंट कर रहे हैं, तो कई बार अगर लिकर सर्व हो गया, तो शराब के साथ कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता। ठीक है, सो उनको पीनी है तो उनको पीनी है, आप उसमें बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए आप परफॉर्म करके अपना ख़त्म करके निकल जाते हैं। बट अदरवाइज जहाँ टफ क्राउड होता है, जनरली मैं यही कोशिश करता हूँ कि पहले मैं थोड़ा क्राउड देख लूँ कैसा है। राइट। तो उस हिसाब से मुझे समझ में आ जाता है कि यहाँ लैंग्वेज वाइज कि मैं हिंदी ज़्यादा रखूँ, इंग्लिश ज़्यादा रखूँ, या मैं एनर्जी वाइज ऊपर रखूँ, नीचे रखूँ। तो थोड़ा रूम स्टडी कर लो तो आपको थोड़ा फ़ायदा रहता है उस चीज़ का। एक चीज़ अमित जी मैं थोड़ा सा जानना चाहती थी, क्योंकि कॉमेडी शो, स्टैंड अप कॉमेडी शो मैंने भी बहुत देखे हैं। कॉमन चीज़ एक ये देखिए कि स्वेयर वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। हाँ। ये कुछ मतलब कैच लाइन है वो कॉमेडियंस को मतलब अटेंशन ग्रैब करने की? नहीं, मैं यूज़ नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। ग्रेट। तो मेरे में कभी भी कोई स्वेयर वर्ड्स नहीं होंगे। ओके। बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि वो कैच करने के लिए होता है, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी में है क्या कि आप नॉर्मली वो लैंग्वेज बोलते हैं जो आप अपने घर पे, अपने दोस्तों के साथ बोलते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी प्राइवेट थिंग। कॉमेडी में आप अपने अंदर के जो बातें हैं वो बता रहे हैं। तो उसमें आप लैंग्वेज ज़्यादा से ज़्यादा ऑनेस्ट रखने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग होता है जो गालियाँ एज अ पंच लाइन यूज़ करते हैं, बट उनका मुझे नहीं लगता है कि कंटेंट उतना वर्कआउट करता है। तो कई होते हैं जिनके कंटेंट में आ जाएंगी गालियाँ, पर वो गालियाँ बाय द वे हैं, वो पंच लाइन नहीं है। तो इट्स जस्ट लाइक ऑनर्स इन मूवीज कि आपकी अनुराग कश्यप की भी मूवी है, आपकी सूरज भारजात्या की भी मूवी है, हर एक का एक अपना अलग टोन है, और ये एवरीथिंग इज एन आर्ट फॉर्म। राइट। सो कॉमेडी में करियर बनाना आजकल की जनरेशन के लिए अब वाइबल एक ऑप्शन मान सकते हैं? हाँ, अब तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हैं, क्योंकि अब इंटरनेट है आपके पास, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ आप अपने आप को शोकेस कर सकते हैं। तो अब ये भी नहीं है कि आपको बॉम्बे ही आना है टू रीच समवेयर। आप चाहे दिल्ली हैं, चाहे भुवनेश्वर, कहीं भी रहते हैं, अगर आपका कंटेंट अच्छा है और आप उसको पोस्ट कर रहे हैं, इट विल रीच इट्स ऑडियंस। तो अब मुझे लगता है कि काफ़ी आसान है एज कम्पेयर टू 20-25 ईयर्स अगो। राइट। सो आपके बच्चे माने दोनों बच्चों ने कभी सोचा नहीं कि इस फील्ड में भी अपना ट्राई करें लक? नहीं, उनका कोई खास ऐसा इंटरेस्ट रहा नहीं है। नाइस। कोई एक ऐसा इंसिडेंस जो आपको याद आ रहा हो, जो सोच के आपको लगता है कि कुछ मैं और ज़्यादा कर सकता था इसमें? वो तो आपको अपने हर एक सेट में लगेगा। ठीक है, आप रिलीज कर देंगे, उसके बाद आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ, इसमें और 4 जोक्स में ऐड कर सकता था। वो हमेशा रहता है, पर उसका फिर कोई एंड नहीं है। जब आप सेट लिखते हैं, आप एक पर्टिकुलर फ्लो में लिखते हैं, आपने एक स्टोरी लिखी होती है, फिर बाद में जब आप उसको सुनते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, इसमें 3 पंचेज और ऐड हो सकते थे। वो एक लालच तो हमेशा रहता है। आपके कोई फेवरेट कॉमेडियन? बहुत सारे हैं आज की डेट में। तो बिस्वा कल्याणरत्न हैं, जो एक्चुअली ओडिशा से ही हैं, वो ओडियाई हैं। अनिर्बन दास गुप्ता है। आप अदरवाइज जैसे बस्सी है, प्रशस्ति सिंह बहुत अच्छा कर रही हैं, मुझे उनकी कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है। बस्सी जाकिर हैं जो स्टोरी टेलिंग में बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे नाम हैं आज की डेट में तो जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मैं काफ़ी कॉमेडी देखता हूँ तो मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। और घर में कैसा सीन रहता है? मतलब आपके जोक्स चलते रहते हैं इसी तरह से, या पूरा शांत होके बस बोलते हैं बस अब घर में कुछ नहीं बोलना मुझे? नहीं, शांत नहीं रहते हैं, थोड़ा मजाक मस्ती तो चलता ही रहता है घर में। नाइस। कॉलेज की कुछ बातें आप बताना चाहेंगे?
कॉलेज को बहुत ज़्यादा साल हो गए, 93 से 97 तो करीबन 30 साल हो गए हैं। Right. हाँ, बट मतलब वो कॉलेज टाइम जो था उस टाइम कभी सोचा नहीं था कि हम ये सब करेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे एंड उस टाइम तो सिर्फ एक ही टेंशन होती कि जॉब लग जाए टाइम से। Right. ठीक है कि टाइम से जॉब लग जाए और हम भी पैसे कमाने शुरू करें, वो एक प्रेशर रहता था। और उस टाइम का एक फ्रीडम एक अलग होता है जब आप 24 घंटे अपने दोस्तों के साथ हो, आप हॉस्टल में रहते हो, तो एक अलग एनर्जी लेवल रहता है। वो आई डोंट थिंक वो वापस आ पाता है कभी लाइफ में, बट फॉर्चुनेटली आई थिंक बिकॉज ऑफ कॉमेडी ये थोड़ा वापस आया है, जो मुझे लगा कि हाँ उसमें वो सेंस ऑफ फ्रीडम और वो निकल कर आया है। बट हाँ, वो कॉलेज का टाइम अलग ही रहता है। तो आप अभी भी टच में हैं अपने कॉलेज के सारे फ्रेंड्स या हाँ, मैं मिलता रहता हूँ क्योंकि एक तो ट्रैवलिंग जॉब है, तो आई मेक इट अ पॉइंट कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और मुझे पता है कि वहाँ कोई मेरा फ्रेंड है तो मैं नॉर्मली उनको मैसेज कर देता हूँ। तो इनफैक्ट अपने बैच में सबसे ज़्यादा लोगों को मैं ही मिल रहा हूँ, क्योंकि इतना ट्रैवल है, तो चाहे कहीं भी है, विद इन इंडिया है, आउटसाइड इंडिया है। तो इनफैक्ट अभी हमारी रीयूनियन हो रही है जो लास वेगस में हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सारे यूएस में जो जितने फ्रेंड्स हैं वो वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। तो वो सब इंजीनियरिंग में ही अटके हुए हैं या कोई और भी कहीं पढ़ा? वो ज़्यादातर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो वो कभी बोलते नहीं कि यार तेरा अच्छा है? हाँ, कभी कभी होता है। देखिए मतलब ये फील्ड ऐसी है कि थोड़ा आप फेम एसोसिएट होता है तो हर एक को लगता है कि हाँ तुम्हारा अच्छा चल रहा है। एंड ऑनेस्टली आई फील ब्लेस्ड ऑल्सो। आई थिंक इट इज गोइंग वेल, बेटर देन इफ आई वाज इन अ जॉब। सो एब्सोल्युटली। इंजीनियरिंग वाज बाय चॉइस? नहीं, उस टाइम ऐसा चॉइस वाला सिस्टम नहीं होता था। उस टाइम पे वो क्लियर एक डिक्टाट था पेरेंट्स की तरफ से कि साइंस लेनी है, इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग के बाद जॉब कर लो और अगर मन करे तो एमबीए कर लेना, बट कर लो तो अच्छा है। अभी भी है, क्योंकि एज अ प्लेसमेंट ट्रेनर जब मैं कॉलेजेस में जब जाती हूँ तो पहले तो मैंने 8000 प्लस स्टूडेंट्स का मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किया था पहले 10 साल में जब मैं आई थी यहाँ पे उड़ीसा में। तब भी टिपिकल आंसर यही रहता था कि क्यों लिया इंजीनियरिंग, मम्मी पापा ने कहा था, और आज भी यही आंसर है। हाँ, वो जनरली वो वही चल रहा है अनफॉर्चुनेटली। बट ये है कि ये जैसे ऑफ बीट करियर्स अभी आ गए हैं तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। और आई थिंक व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ डिग्री प्लस यू हैव अ क्रिएटिविटी, देन आई थिंक एक होता है ना बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स यू गॉट। हाँ, इट्स बट एट द सेम टाइम आई थिंक वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि मम्मी पापा सपोर्ट करते रहें और मैं अपना ट्राई मारता रहूँ। वो एक पर्टिकुलर एज की मुझे लगता है कि 21-22 के बाद आप कम से कम अपने पैरों पे खड़े होने चाहिए। ठीक है, आप परस्यू जो मर्जी करिए पर आप अपने खर्चे अपने रिस्क पे करिए, देन इट मेक सेंस। बट अगर आप करेंगे कि जी मैं 28 साल की उम्र तक मैं ट्राई करता रहूँगा और आप सपोर्ट करते रहो, वो मुझे वाइबल नहीं लगता, वो मुझे गलत लगता है। सो आपका कहना ये है आज की जनरेशन को कि पहले एक फिक्स कर लो इनकम, हाँ, और साथ में जो मर्जी करो। हाँ, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। ट्रू। तो आपने हार्डशिप्स बहुत देखी हैं, कुछ ऐसा अपने हार्डशिप का टाइम या एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे कि कैसा रहा उस टाइम पे, और कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे आते थे जब थोड़ा सा आप लो फील करते थे, कैसे आप कम अप करते थे उससे? काफ़ी लो पॉइंट्स आए बीच में। जब हम कंपनी रन कर रहे थे तो मैं अर्लियर इट वाज अ पार्टनरशिप विद समबडी। तो 2008 में हमने क्या हुआ था कि हमारा कुछ फॉलिंग अपार्ट हुआ, उसमें कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, मैंने रियलाइज़ करा कि पैसा कहीं और जा रहा है। तो मैंने फिर बेसिकली वो उससे कंपनी परचेज कर ली। तो मैंने अपना घर जो था वो मॉर्गेज किया, लोन्स लिए, दोस्तों से पैसे वैसे लेकर मैंने कंपनी अपनी कंपनी के बाकी के शेयर्स खरीदे। एंड जैसे ही खरीदे तो 2008 में फिर बहुत मेजर मार्केट डाउन गया था। तो वर्ल्ड वाइड क्रैश हुआ था जब तो जब वो हुआ तो उसकी वजह से बिजनेस भी डाउन चला गया और इधर से वैसे ही थोड़े कर्जे में थे। तो वो 2-2.5 साल मुझे याद है कि वो काफ़ी मतलब ऐसा होता था कि आई स्टिल रिमेंबर हमारे 25-30 एम्प्लॉयज़ होते थे और मुझे होता था कि सैलरी मुझे 2 तारीख को सबको देनी है। तो हम सैलरी उनको दे देते थे। मुझे अभी भी याद है कि एक हमारे एम्प्लॉय ने उस टाइम कार खरीदी एंड हम उस टाइम कार होती थी हमारे पास, बट हम तब भी क्योंकि पैसे कम थे तो हम अगर कहीं जाते थे तो कोशिश करते थे कि मेट्रो में चले जाएं। तो वो एक बहुत अजीब टाइम था। पर वही है कि
इट टीचेस यू अ लॉट। आपको समझ में आता है कि मतलब किन चीज़ों की वैल्यू है, कि पैसा आता जाता रहेगा बट द रिलेशनशिप्स आर इम्पोर्टेंट, सपोर्टिंग ईच अदर इज इम्पोर्टेंट। सो अभी आपकी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज हैं? नहीं, वो कंपनी हमने बंद कर दी 2017-18 में हमने, जब हुआ कि अब मतलब मेरा ट्रैवल इतना ज़्यादा हो गया राइट कि मैं 7-8 महीने तो इंडिया में ही नहीं था उस टाइम, तो फिर मुझे था कि अभी आपकी कोई टीम भी रहती होगी कंटेंट क्रिएशन के लिए या नहीं, कंटेंट सारा मैं खुद लिखता हूँ। ओके हाँ, कंटेंट क्रिएशन सारा मेरा है, बट मैनेज करने के लिए एक तो एजेंसी है, ये लोग मैनेज करते हैं मुझे सारा, मतलब जितना बुकिंग्स हैं सब कुछ वो करते हैं। फिर सोशल मीडिया की मेरी एक टीम है, प्लस एक मेरा एक पॉडकास्ट है 4 यार, तो उसके लिए एक अलग एडिटिंग और उसकी टीम है जो सारा कुछ मैनेज करती है। तो मैं प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट आई कीप ऑन गेटिंग पीपल टू हैंडल माई स्टफ, प्लस 1-2 लोग हैं जो मेरा सोशल मीडिया, जिससे मुझे पता रहता है कि क्या हो क्या रहा है और क्या नहीं हो रहा है, और कुछ पोस्ट करना है तो वो कर सकते हैं। राइट तो आज की डेट में कोई अगर फ्रेशर जिसका कंटेंट अच्छा है रीजनेबली, उसको स्टेप बाय स्टेप आप कुछ ज्ञान की बातें देना चाहेंगे कि तू ऐसे ऐसे कर सो दैट तू मुझ तक पहुंच सके? नहीं, कंपटीशन नहीं क्रिएट कर रही हो। हाँ, नहीं बट नहीं वो कंपटीशन की बात नहीं है, बेसिकली तो यही है कि आप मतलब काम करते रहें, ठीक है। होता क्या है, लोग काम डिस्कस ज़्यादा करते हैं और काम करते कम है, राइट। ठीक है। तो स्टैंड अप में भी वही होता है कि स्टैंड अप करते कम है लोग, स्टैंड अप डिस्कस ज़्यादा करते हैं। आप जितना जहाँ स्टेज टाइम है वो करिए, ठीक है। और उसके बाद ये नहीं है कि करके उतर गए और उसके बारे में सोचा नहीं। राइट। जब भी स्टेज पे चढ़ें और वहाँ से उतरें तो उसके बारे में सोचो कि अगर ये अच्छा गया तो क्यों गया और ख़राब गया तो क्यों गया। ओके। कोशिश करें, अगर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं तो उसको आप जितना देखेंगे आप उतना इम्प्रूव कर पाएंगे। ओके। क्योंकि इसमें ये नहीं है कि कोई गुरु नहीं है, इसमें कोई रियाज नहीं होता है। जैसे संगीत में रियाज होता है, कॉमेडी में आपका गुरु सिर्फ आपकी ऑडियंस है। तो यू हैव टू लिसन टू द ऑडियंस कि वो किस चीज़ पे रिएक्ट कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली इम्प्रूव। सो ये स्पॉन्टेनियस ज़्यादा है, हम कह सकते हैं स्टैंड अप कॉमेडी में? नहीं, स्पॉन्टेनिटी ज़रूरी नहीं है, हर एक का एक अपना होता है। कुछ लोग क्राउड इंटरेक्शन करते हैं, वो स्पॉन्टेनिटी ज़्यादा होती है। पर जैसे मैं अपना कंटेंट लिखता हूँ, मैं टाइम लगाता हूँ कंटेंट लिखने में, एक एक लाइन कौन से सीक्वेंस में कैसे बोली जाएगी उसका, तो वो आप पे है कि आप किस तरीके के स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। कि आप इंटरैक्टिव हैं, आप इम्प्रोवाइज करते हैं स्टेज पे, या आप अपना मटेरियल लिख के लेकर जाते हैं, ठीक है, आप वहाँ क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, वो आपका अपना है। बट विद इन दैट आपको ये है कि काम जितना ज़्यादा करेंगे और अपने आप को रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ग्रेट, that was actually very good advice from an experienced person that one must pursue. कभी ऐसा मोमेंट था, अच्छा आप ऑडियंस में से कभी पिक नहीं करते ऐसे सीधा? नहीं, मैं ऑडियंस को पिक नहीं करता। तो मतलब कुछ ऐसा ऑडियंस का ऑफेंडेड फील करने वाला कभी सिनेरियो आया नहीं होगा? मैं वो नहीं करता हूँ। तो ये थोड़ा सा सेफ प्ले भी रहता है आई गेस। नहीं, सेफ की बात नहीं है, और मतलब मेरा वो जोन भी नहीं है। राइट, ठीक है, हर एक का। इसमें भी डिफरेंट जॉनर्स रहते हैं। हाँ, कॉमेडी में बहुत अलग अलग जॉनर्स हैं। कोई स्टोरी टेलिंग करता है, कोई जोक्स ज़्यादा करता है, कुछ इंटरेक्शंस करते हैं, और कईयों का पूरा शो इंटरेक्शन पे होगा। तो हर एक का एक अपना अलग जोन रहता है। राइट, ग्रेट। आपके पेरेंट्स ने कैसे एक्सेप्ट किया था इस चीज़ को जब आपने स्टार्ट किया? एक्सेप्टेंस का इशू नहीं आया, क्योंकि मैंने जब तक मैंने कॉमेडी से ज़्यादा पैसे नहीं कमाने शुरू करे, मैं बिजनेस अपना रन करता रहा। तो इवन जब हमने क्लोज भी किया था, आवर बिजनेस वाज मेकिंग डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। तो ऐसा नहीं था कि लॉसेस में जा रहा है या कुछ है। तो हमने तो पेरेंट्स को कभी वो प्रॉब्लम नहीं आई कि ये पैसे कहाँ से कमाएगा। सो उस कारण से कभी वो इशू नहीं रहा। कभी कुछ ऐसा एज अ पेरेंट आपको कुछ टफ सिचुएशन फेस करना पड़ा अपने बच्चों को हैंडल करने में? वो तो रोज ही होता है। नहीं, एक जो बहुत मेजर हो गया हो, कभी कुछ ऐसा ध्यान में आता है? नहीं, मेजर ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ वही होता है कि एज अ पेरेंट आप बच्चों का भला चाहते हैं, और उसमें कई बार ये होगा कि आपका व्यू और बच्चों का व्यू अलग होगा। तो वो होता रहता है कि कई बार बच्चों को नहीं समझ में आएगा कि आप कहाँ से आपका ओपिनियन क्या है, और एट द सेम टाइम हमें कई बार क्लैरिटी नहीं होती कि बच्चे क्या बोल रहे हैं। तो वो रहता है, बट टचवुड कुछ ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं आया। बेसिकली वही छोटी छोटी बातों पे कि टाइम से सो जाओ, उठ नहीं रहे टाइम से, ये नहीं कर रहे। क्योंकि मुझे कभी नहीं हुआ कि मैं बच्चों को बोलूं कि तुमको इतने मार्क्स लाने हैं, ये करना है, तो वो प्रेशर कभी रखा नहीं। तो वो कॉन्फ्लिक्ट वाले पॉइंट थोड़े निकल गए। राइट।
तो इस जनरेशन में आप क्या डिफरेंस नोट करते हैं, कैसी जाएगी ये जनरेशन आगे? तो देखिए, मेरा ये मानना है कि हमसे पहले वाली जनरेशन जो थी वो पेंशन देख के काम करती थी कि एक जगह ज्वाइन करेंगे, वहीं से रिलीव होंगे, वहीं पर पेंशन पे, उसी पेंशन पे चलेंगे। हमारी जनरेशन पैसे देख के काम करती रही कि जहाँ सैलरी अच्छी मिली फिर चेंज कर लिया, फिर सैलरी अच्छी मिली। अगली जनरेशन पैशन देख के काम कर रही है, ठीक है, क्योंकि उनका चक्कर क्या है कि उनके पास जो बेसिक नीड्स हैं वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं, ठीक है, घर ऑलरेडी है, एसी लगा हुआ है, पानी आ रहा है नल में, ठीक है, काम वाली आके साफ कर गई, ठीक है, तो वो सब हो गया है। तो वो एसी में बैठ के पैशन फॉलो करना भी ज़्यादा आसान होता है मुझे लगता है। तो ऐसी बात नहीं कि वो मेहनती नहीं है, वो भी बहुत मेहनती है नेक्स्ट जनरेशन, बट उनका सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग है कि हाँ, जो मज़ा आ रहा है करने में वो करने की कोशिश करते हैं वो लोग। राइट, सो वो भी एक तरह से अच्छा ही है, बिकॉज जो हमारी जनरेशन में नहीं हो सका, एटलीस्ट दे आर गेटिंग इट। तो चंडीगढ़ से आप हैं, तो चंडीगढ़ में आप कब तक रहे? चंडीगढ़ टिल 10th स्टैंडर्ड, उसके बाद दिल्ली, एंड उसके बाद अब 7 साल से मुंबई में। ओके, तो कौन सा अच्छा है, दिल के पास है शहर? नहीं, हर एक शहर का एक अपना होता है। एक चंडीगढ़ की एक अलग वाइब थी, बहुत शांत शहर है, आप जाते हैं? बहुत सेटिस्फाइड सिटी है। हाँ, अभी भी जाता हूँ, कुछ रिलेटिव्स हैं। दिल्ली थोड़ा सा बजिंग है, पर वहाँ गुस्सा भी लोगों में ज़्यादा है। बॉम्बे हर कोई अपने आप में रहता है, मुंबई में सबको है कि अपना काम खत्म करो और निकलो। तो और सेफ है फॉर विमेन, इट्स मच सेफर एज अ सिटी। बॉम्बे आपको सोचना नहीं पड़ता अगर आप रात को भी किसी भी टाइम निकल रहे हैं। तो हर एक सिटी का एक अपना आई थिंक इज वाइब। तो आगे फ्यूचर में आपके क्या नए प्रोजेक्ट्स प्लान्ड हैं? हाँ, अभी 2-3 प्रोजेक्ट्स हम पिच कर रहे हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ बात चल रही है। बाकी मेरा पॉडकास्ट है जो 4 यार, उसका 2nd सीजन हम प्लान कर रहे हैं अभी। एंड नेक्स्ट शो, जैसे अभी जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, उस शो का नाम हमारे ज़माने में, उसे नेक्स्ट शो जो है हलवा, उसका वर्ल्ड टूर अब प्लान हो रहा है। तो अभी UK है मई में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, एंड नेक्स्ट ईयर US करेंगे। सो ये राउंड टेबल के साथ आपका फर्स्ट शो है? नहीं, मैंने काफ़ी सारे शोज करे हैं अलग अलग राउंड टेबल्स के लिए, भुवनेश्वर राउंड टेबल के साथ पहले। Okay, great. So wish you all the best for your future endeavors. It was lovely talking to you. Thank you so much.